हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा चैप्टर टॉपिक चल रहा है फ्रेंड्स, वो कौन सा चल रहा है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। हमारी बुक का कौन सा चैप्टर? ये चैप्टर नंबर 2 है। जो हमारा प्रीवियस था वो हमारा लेक्चर 1 था, चैप्टर 2 का ही, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। आज जो हम करेंगे अपना लेक्चर 2 करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ही। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने 1 to 8 तक जो हमारी थोड़ी सी ये अकाउंटिंग टर्म्स ही थी, इनके बारे में देखा था। अब हम आगे जो है 9 से देखेंगे, 9 ऑनवर्ड से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक बार मैं आपको फिर से फिक्टिशियस एसेट्स की एग्जांपल एक और बता देता हूं, जिससे आपको फिक्टिशियस एसेट्स और क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, एक फिक्टिशियस एसेट्स की आप एग्जांपल यहां पे और लगा लो, हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। जो ये भी होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? जब हम कोई भी कंपनी सेटअप करते हैं, जो उसको सेटअप करने में अभी कंपनी ने जो है फंक्शन स्टार्ट नहीं किया, उसके सेटअप करने में जो भी खर्चा आता है वो क्या होता है? उसका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अब जो फ्रेंड्स ये एक्सपेंसेस होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, हम इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ही बार में नहीं शो कर देते। हम क्या करते हैं? इसको नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं। इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है हर एक साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से रिड्यूस करते रहते हैं। अगर मान लो हम इसको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट ईयर में सारा का सारा अपना प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दे, तो उससे क्या होगा? जो हमारा फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी कंपनी की, वो तो बैलेंस इन नेट लॉस हो जाएगा। फिर तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या फिर बैलेंस शीट है, वो हमारी ट्रू पिक्चर ही नहीं शो करेगी। इसलिए फ्रेंड्स क्या होता है कि हम जो इसको एसेट साइज तो जरूर लिखते हैं, पर इसको नंबर ऑफ ईयर में राइट ऑफ करते रहते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से। और ये हमारे क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। एक बार आप फिर से पढ़ लेना। अगर आपको ना कोई भी डाउट रहे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, चलो अब हम जो है अपना आज का नेक्स्ट शुरू करते हैं 9 से। कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कैपिटल रिसीट्स होती कौन कौन सी हैं और रेवेन्यू रिसीट्स होती कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद हम इसका डिफरेंस देखेंगे। फ्रेंड्स, जो हम नॉर्मल कोर्स में बिजनेस की जैसे सेल और परचेज करते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है? हमारी रेवेन्यू रिसीट्स, जो हमारी नॉर्मल कोर्स बिजनेस की होता है, जो रूटीन में करते हैं। जैसे गुड्स की सेल कर दी, परचेज कर ली, सर्विसेज रेंडर कर दी, या फिर कोई इंटरेस्ट पे किया, डिविडेंड रिसीव हुआ, ये सारा क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट्स, नॉर्मल कोर्स। पर कैपिटल रिसीट्स क्या होती? जो हमारे एसेट से सेल या परचेज से आए, जैसे अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, और मनी ऑब्टेन फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर इन ए केस ऑफ कंपनी। ये सारी की सारी क्या है? ये कैपिटल रिसीट्स है। अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन, हमें अमाउंट रिसीव हुई किससे? बाय वे ऑफ लोन से, वो भी हमारी क्या है? कैपिटल रिसीट्स है। रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आ गया? मनी रिसीव, मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, कमीशन एंड फीस रिसीव ऑफ सर्विसेज रेंडर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। जब हमें कोई भी इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पे रिसीव होता है, वो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होती है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू मेक ए प्रॉपर डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। जो तो फ्रेंड्स रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, वो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया हुआ हमारा अकाउंट कैसे होता है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो कौन सी साइड पे शो करेंगे? बाय वाली साइड्स पे रिसीट्स को, अपनी क्रेडिट साइड पे। Whereas the capital receipts are shown in the balance sheet either as an increase in liability or as a reduction in the value of assets.
जो हमारी कैपिटल सीट्स होती है या तो हमें क्या करती है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी होती है या फिर हमारी रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है। जैसे यहां पे उसने एग्जांपल दी है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। बिजनेसमैन ने अपने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की, अगर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट करेगा तो उससे क्या होगा, उससे उसकी जो एसेट्स की वैल्यू है डिक्रीज हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट सेल करेगा उससे भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर तो मान लो प्रोप्राइटर ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस की बिजनेस में, उससे क्या होगा, उसकी जो लाइबिलिटी साइड है वो इंक्रीज हो जाएगी। या फिर कोई लोन वगैरह लिया उसने बैंक से, वो भी इंक्रीज होएगा। या फिर कोई शेयर्स वगैरह इशू किए, उससे भी क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बिजनेस की। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स है एक्सपेंडिचर। हमारे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंक्रीजिंग इन लाइबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। जब हम कोई भी डिसबर्समेंट करते हैं, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो, चाहे वो फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो या फिर इंक्रीजिंग ऑफ लाइबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। It means that any type of payment for the receipts of the benefit is termed as expenditure. जब हम कोई भी खर्चा करते हैं कोई बेनिफिट रिसीव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। सपोज हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रखे हुए हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ इनकम जो है जनरेट करवा रहे हैं। हम उस इनकम को जनरेट करवाने के लिए उस एम्प्लॉय को क्या पे करते हैं, सैलरी। और सैलरी हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर। और इसी तरह से मान लो हमने ऑफिस के लिए जो है रेंट पे बिल्डिंग हायर की हुई है, बिल्डिंग जो एक्वायर की हुई है, उस बिल्डिंग का जो हम रेंट पे करते हैं फ्रेंड्स, वो भी क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर बिजनेस का। क्योंकि उसी के कारण तो बिजनेस हमारा चल रहा है, उसी में तो बैठ के हम बिजनेस अपना चला रहे हैं। ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर में भी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। हमारे एक्सपेंडिचर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले जैसे हमारी कैपिटल सीट्स है, जो हम फिक्स एसेट्स या फिर लायबिलिटी हमारी जिससे इंक्रीज या डिक्रीज हो, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। इसके ऑपोजिट देख लो, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed asset is termed as capital expenditure. Suppose हमने कोई प्लांट परचेज किया या मशीनरी परचेज की, अपने फिक्स्ड एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, वो क्या है, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर सच एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड एंड हेंस रिटर्न इन दी एसेट्स। जो ये हम वन टाइम एक्सपेंडिचर करते हैं, इसका बेनिफिट हमें क्या है, लॉन्ग पीरियड तक रिसीव होता है। जैसे आज हमने जो है प्लांट परचेज कर लिया, अब इस प्लांट का बेनिफिट हमें नंबर ऑफ ईयर्स में रिसीव होगा। सेज ये प्लांट सपोज कर लो अब 10 ईयर चलेगा, तो 10 ईयर कॉन्टिन्यूसली हमें क्या है, इस प्लांट से इनकम आती रहेगी 10 ईयर तक। ठीक है तो हमारा वन टाइम एक्सपेंडिचर ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, any expenditure the benefit of which is received during 1 year, one accounting period is termed as revenue expenditure, such as a cost of goods sold, salaries, rent, electricity charges, etc. As such, all the revenue expenditure are debited to the trading and profit and loss account. Such expenditure does not result in increase in earning capacity of the business, but only helps in maintaining the existing earning capacity. जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारी जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंस उस पे जो खर्चा करते हैं बिजनेस में। जैसे हमारी रेंट है, रेंट चार्जेस पे किए हमने, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए, या फिर सैलरी वगैरह पे की, वो सारे के सारे क्या है, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कहां पर शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट क्या है इसका, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं फॉर दी जो हम करते हैं, इंकर्ड करते हैं फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स
वेयर एज जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, ये हमारे रनिंग बिजनेस को रन करने के लिए होते हैं, जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम फिक्स एसेट के ऊपर खर्च करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल, कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा, हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होगा, हमने जो अर्निंग कैपेसिटी हमारी एग्जिस्टिंग है उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट नॉर्मली ओवर ए लॉन्ग पीरियड, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। बिल्कुल, आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिटन इन द बैलेंस शीट, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटन इन द ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं हम बैलेंस शीट में रिटर्न ऑफ करते हैं, राइट डाउन करते हैं, और जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। अगर तो रेवेन्यू रिसीट से क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस की, अगर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो फिर कहां पे, वो डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अब आगे हमारे डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमारे जो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर which are revenue in nature but the benefit of which is likely to be derived over a number of year, such expenditure are terms as deferred revenue expenditure। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा कि हमारे डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर जर्नी लास्ट बिटवीन 3 to 7 ईयर। है तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर इसका बेनिफिट हमें क्या है, 3 से 7 साल तक चलता रहेगा इसका बेनिफिट जो हम लेंगे, और इसको जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे नंबर ऑफ इयर्स में करेंगे। जैसे ओनली पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इज टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस एवरी ईयर एंड अनरिटन पोर्शन इज अलाउड टू स्टैंड इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यहां पे एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट, a firm spent a huge amount of 2 lakh on advertisement to introduce a product in the market and it is estimated that benefit will be last for 4 years। वो क्या बोल रहे हैं कि फर्म ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिए 2 लाख एडवर्टाइजमेंट पे, और जो ये 2 लाख का बेनिफिट है एडवर्टाइजमेंट पे हमें 4 ईयर तक रिसीव होगा। तो 4 ईयर तक रिसीव होगा, तो ये तो नहीं ना हम फर्स्ट ईयर में सारे के सारे अपने जो है डेबिट साइड में शो कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं, ये फिर गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जो 2 लाख को है 50,000 ईच ईयर क्या करेंगे, डेबिट करते रहेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर तो हम फर्स्ट ईयर में ही सारा का सारा कर देंगे, उससे हमारा क्या होगा, उससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम नंबर ऑफ ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे यहां पे उसने 2 लाख के एक्सपेंडिचर किए और उसका बेनिफिट 4 ईयर तक रिसीव होगा, तो हर साल 50,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस में से रिड्यूस करते रहेंगे। अगर यही हमारा होता कि 20,000 का एक्सपेंडिचर हमें 10 ईयर तक चलता, तो हर एक साल हम कितना करते, 20,000। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। हमारे एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंसेस हमारे वो होते हैं, वो कॉस्ट है जो किस पे आती है, हमारे प्रोड्यूसिंग या फिर गुड्स की सेलिंग और सर्विसेज पे। जब हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर सेल करते हैं, उस पे जो भी खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारा कॉस्ट कितनी आई गुड्स को सोल्ड करने के लिए, अमाउंट पेड एज रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे क्या एक्सपेंसेस है। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ सच एसेट फॉर बिजनेस पर्पस और डेप्रिसिएशन इज आल्सो एन एक्सपेंस। इनकम, अब हमारी इनकम क्या है, इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। इनकम और रेवेन्यू दोनों ही क्या डिफरेंस है, कैसे, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। जो हमारी अमाउंट रिसीव होती है जब हम गुड्स को सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। और जो हमारी उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आई उनको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। सरप्लस ऑफ द
रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। हमारी बिजनेस की इनकम क्या हुई, तो यहां पे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इनकम। ये हमारी बिजनेस की इनकम हुई। तो यहां पे द सेल अमाउंटिंग टू ₹5 लाख, गुड कॉस्टिंग 4 लाख। हमारी जो गुड्स की कॉस्ट आई वो कितनी थी, 4 लाख की। हमने सेल्स कितने की 5 लाख की। हमारा बिजनेस का रेवेन्यू कितना हुआ, 1 लाख का। बिजनेस का इनकम, सॉरी रेवेन्यू बोल गया मैं, बिजनेस की इनकम कितनी हुई 1 लाख। तो रेवेन्यू कितना है 5 लाख, एक्सपेंसेस कितने हैं 4 लाख के। नेक्स्ट प्रॉफिट, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस ओवर एन एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। जो हमारा प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू एक्सेस ओवर टोटल एक्सपेंसेस, उसको हम प्रॉफिट भी बोलते हैं। पर वो क्या होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड का, फुल ऑन अकाउंटिंग पीरियड का। जैसे यहां पर अब आप कहोगे कि इनकम और फिर प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, ये तो फ्रेंड्स है स्मॉल टर्म कि हमने गुड्स की सोल की। एक सिंपल यहां पे क्या बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल और परचेज को बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल गुड्स की सेल और परचेज को। हमने गुड्स परचेज की 5 लाख की, उसको सेल कर दी 6 लाख की, हमारी इनकम क्या हुई नेट 1 लाख। पर ओवरऑल इनकम, ओवरऑल रेवेन्यू हमने जो है बिजनेस के निकाल लेने। पहले तो ओवरऑल एक्सपेंसेस निकाल लेने हैं। जैसे ओवरऑल एक्सपेंसेस में और क्या हो गया, हमने रेंट क्या पे किया, हमने सैलरी क्या पे की, हमने हमारे पास कमीशन क्या रिसीव हुई, अगर हमें कोई कमीशन पे काम करते हैं तो हमने इंटरेस्ट क्या पे किया। ये सारे एक्सपेंसेस हम अपने रेवेन्यू में से रिड्यूस कर देंगे और जो नेट बच के आया फ्रेंड्स, वो हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट, जो हमारे बिजनेस ने अर्न किया ड्यूरिंग दी अकाउंटिंग पीरियड। ये मोस्टली क्या करते हैं, ये हम ईयर के अकाउंटिंग ईयर के पीरियड के लास्ट में निकालते हैं। और जो फ्रेंड्स हमारा प्रॉफिट निकल के आता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको जो प्रोप्राइटर की कैपिटल होती है उसमें से प्लस करते हैं, उससे प्रोप्राइटर की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। जैसे मान लो, सपोज कर लो प्रोप्राइटर ने जो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 1 लाख की, प्रोप्राइटर को प्रॉफिट हुआ 20,000 का, तो हम इसको 20,000 को क्या करेंगे, प्रोप्राइटर की इनकम, जो प्रोप्राइटर की कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। तो अब प्रोप्राइटर की न्यू कैपिटल क्या होगी, 1,20,000, जो बिजनेस ने प्रोप्राइटर को पे करना है, जो बिजनेस की लायबिलिटी है प्रोप्राइटर की तरफ। गेन, अब हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है, गेन। इट इज ए मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टेंट फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस बट आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस, सच एज सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, विनिंग ए कोर्ट केस और एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। हमारे इवेंट्स क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स। यहां पे हमने इवेंट्स देखा था फ्रेंड्स, ये देखो, एक बार आपको फिर से दिखा दूं, ये सारे के सारे क्या है, हमारे इवेंट्स हैं। हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या निकल के आया, जो भी उसका रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, इवेंट होगा। अब उस इवेंट में हमें प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ या लॉस हुआ, वो चीज बोल रहा है यहां पे। जैसे हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट थी 10 लाख की और हमने सेल कितने की कर दी, 12 लाख की, तो 2 लाख का बिजनेस को क्या हुआ, गेन हुआ सेल ऑफ बिल्डिंग पे। तो ये हमारा क्या है, गेन। अगर मान लो यही बिल्डिंग उसने 8 लाख की सेल की होती तो उसको 2 लाख का क्या होता, लॉस हो जाता। सिंपल अकाउंटिंग टर्म्स, कोई ये डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार आपको समझने ही नहीं दे रहे। नेक्स्ट हमारा परचेजेस। परचेजेस क्या होता है, द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील
जिस चीज में बिजनेस डील करता है, अगर वो गुड्स परचेज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज। सपोज मेरा बिजनेस है कॉटन का, मैं कॉटन परचेज कर रहा हूं, तो मेरे लिए कॉटन जो परचेज है वो क्या है? गुड्स है। अगर मैं कल को कोई फर्नीचर परचेज करूं तो मेरे लिए फर्नीचर क्या होगा फ्रेंड्स? एसेट्स होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो कॉटन की सेल परचेज पे डील करता हूं ना, मेरा बिजनेस ही कॉटन का है, मेरा बिजनेस फर्नीचर का थोड़ी ना है। अब अगर यहीं पर ही कोई जो है, ये तो होगी एक एग्जांपल हमारी, अगर यहीं पर ही हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस ही जो है फर्नीचर का है, हम जो है फर्नीचर में डील करते हैं। कल को मान लो हम कोई भी वुड वगैरह परचेज करें या कोई फर्नीचर, रेडीमेड फर्नीचर परचेज करें, तो वो हमारा एसेट्स नहीं होगा बिजनेस का, वो बिजनेस के लिए क्या होगा? गुड्स होगी, ना कि एसेट्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। जिस चीज में बिजनेस डील करता है, अगर उस चीज की परचेज करे उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, गुड्स मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन इनटू फिनिश प्रोडक्ट एंड देन द सेल्स। बिल्कुल, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो वो रॉ मटेरियल परचेज करता है, उसके लिए वो गुड्स है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, जो ट्रेड करती है, गुड्स आर थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। जो वो गुड्स रीसेल करने के लिए परचेज करता है, वो उसके लिए गुड्स है, ट्रेडिंग कंसर्न के लिए। इन बोथ द केसेस द पर्पस टू मेक प्रॉफिट बाय इट्स रीसेल। इफ ए क्लॉथ डीलर परचेज क्लॉथ फॉर सेल, द क्लॉथ्स ऑफ परचेज विल बी कॉल्ड गुड्स। जो हमारा क्लॉथ मर्चेंट है, अगर वो कल को कोई कॉटन वगैरह परचेज करे, उसके लिए वो गुड्स है। हाउएवर इफ द सेम क्लॉथ डीलर परचेज फर्नीचर, अगर वो फर्नीचर परचेज करता है क्लॉथ डीलर, उसके लिए ये क्या है? एसेट्स है, जो हमारा फर्नीचर। सेपरेट अकाउंट नेम फर्नीचर अकाउंट विल बी ओपन फॉर इट, हमारा सेपरेट अकाउंट ओपन होगा। परचेज रिटर्न, हमने कोई चीज परचेज की, वो रिटर्न कर दी अपने सप्लायर को, उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को और क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। हमने गुड्स वापस भेजी, बिजनेस ने वापस भेजी। बिजनेस कब गुड्स वापस भेजेगा? जब बिजनेस परचेज करेगा। और इसके ऑपोजिट साथ में आपको और बताना चाहता हूं, एक होगी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिटर्न इनवर्ड। यानी कि इनवर्ड क्या हुआ? हमारे पास रिटर्न आई, हमारे पास रिटर्न कब आएगी? जब हम सेल्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन टर्म्स में ना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है। आप बस एक चीज बस सोचो, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मींस बाहर गई, रिटर्न हमारी बाहर जा रही है। बाहर कब जाएगी? जब हम खुद परचेज करेंगे। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड कब होगी? हमारे पास रिटर्न आ रही है। हमारे पास रिटर्न कब आएगी? जब हम सेल करेंगे, तभी हमारे पास वापस आएंगे गुड्स। अगर कोई बंदा हमें गुड्स वापस कर रहा है तो ये जो आप दो टर्म्स है ना, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, ये चीज आपको कंफ्यूज करेगी। अगर तो सिंपल परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न होगा वो तो सारी कर लेते हैं, पर मेन तो यहां पर जो है, जो कैंडिडेट्स होते हैं यहां पर जो कंफ्यूज हो जाते हैं, रिटर्न आउटवर्ड क्या है, रिटर्न इनवर्ड क्या है। क्योंकि इसमें कंफ्यूज होके फिर क्या करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट अलग अलग होती है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अगर हमें ये टर्म्स ही नहीं क्लियर, तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इसकी हमें टर्म्स क्लियर होनी ज्यादा बेटर है। हमें पहले टर्म्स क्लियर हो, तभी हम जो है आगे इसको अच्छे से कर सकेंगे। चलो, सेल्स। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर ए प्राइस। इफ Tarun sells a computer to Varun, the ownership of computer will be transferred from Tarun to Varun, and Tarun is entitled to receive the agreed price of computer from Varun. बिल्कुल तरुण क्या है, इंटाइटल है पैसे रिसीव करने के लिए वरुण के लिए। The term sale is used only for the sale of those goods which are purchased for resale purpose.
इट ऑल्सो इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। अगर कोई बिजनेस है ही सर्विसेज प्रोवाइड करने का तो उसको भी हम सेल्स बोलते हैं। द टर्म सेल्स इज नेवर यूज फॉर द सेल्स ऑफ एसेट्स। हाँ, अगर मान लो ये तो होगी जिसमें बिजनेस डील करता है, अगर उसकी सेल करता है, उस गुड्स की सेल करता है, तब हम उसके लिए क्या बोलते हैं? सेल्स। अगर मान लो यही बिजनेस, जैसे मान लो ऊपर कॉटन की एग्जांपल थी, अगर बिजनेस कॉटन में डील कर रहा है, अगर वो कल को कॉटन को सेल करे तो उसके लिए वो क्या गुड्स है और सेल्स होती है। अगर कल को वही वो क्या, अगर वही क्या फर्नीचर बेचे तो फर्नीचर उस बिजनेस के लिए सेल्स नहीं है। यहां पर वो वही बोल रहा है, इट इज नेवर टर्म यूज फॉर सेल्स ऑफ एसेट्स। फॉर एग्जांपल क्लोथ डीलर वाली एग्जांपल दी हुई इसने, यहां पे भी सेल्स रिटर्न भी करवा दिया आपको। नेक्स्ट आ गया हमारा गुड्स। गुड्स क्या होती है? गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट विच आर आल्सो मेंट फॉर सोल्ड। गुड्स हमारी वो चीज होती है जो हम परचेज करते हैं रीसेल के लिए, कल को बेचने के लिए, या फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाकर बेचने के लिए, वो हमारी क्या है? गुड्स है। फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर्स एंड टेबल इज टर्म एज गुड, while for the other it is a furniture and terms and assets. Similarly, stationery trader, stationery is a good, whereas for other it is a expense. बिल्कुल, अगर मान लो किसी की स्टेशनरी की शॉप है और वो क्या करता है? स्टेशनरी की परचेज और सेल करता है, उसके लिए स्टेशनरी क्या है? एक गुड्स है। अगर कोई और बंदा स्टेशनरी को परचेज करता है, उसके लिए स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंस है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, एक समझने की बात है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। द स्टॉक मे बी ऑफ टू टाइप। अब होता क्या फ्रेंड्स, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, ये तो है नहीं कि जितनी भी गुड्स हमारे पास ईयर के दौरान आएगी वो सारी की सारी सेल हो जाएगी। नहीं, कुछ ना कुछ, चाहे थोड़ा बहुत हो, हमारे पास बच ही जाता है स्टॉक। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, या फिर स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर के अकाउंटिंग पीरियड के, यहां पर अकाउंटिंग पीरियड टर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग पीरियड, जो अलग अलग बिजनेस है, कोई अकाउंटिंग पीरियड यूज करता है जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, कुछ बिजनेस यूज करते हैं अपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अकाउंटिंग पीरियड। ये अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस की अपने नीड के अकॉर्डिंग होता है, बिजनेस ने किस तरह से करना है वो बिजनेस पे डिपेंड होता है। तो अगर तो मान लो किसी बिजनेस के पास साल के स्टार्टिंग में, उसके अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में जो भी स्टॉक है उसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। और जो उसके ईयर के एंड में है वो क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। जैसे 31 दिसंबर को उसके पास कितना स्टॉक बचा है वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह से 1 अप्रैल को उसके पास कितना स्टॉक है बिजनेस के पास? ओपनिंग स्टॉक। 31 मार्च को कितना है? क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री। अब हमारी इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक तो हमने कर लिया। फ्रेंड्स, आप लोग ना साथ साथ ये राइट डाउन कर लेना अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, क्योंकि मेरे पास यहां पे थोड़ी सी स्पेस कम है, इसलिए मैं साथ साथ इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारा आ गया इन्वेंट्री। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, जो हमारी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 4 टाइप। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, it include inventory of raw material purchased for using them in the product manufacturing but still unused। जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? यूजिंग देम इन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बट स्टिल अनयूज्ड, पर अभी तक हमारा यूज नहीं हुआ प्रोडक्ट बनाने में, वो हमारी क्या होती है? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अभी हमारा अनयूज्ड ही पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लॉथ मिल इज द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अभी हमारी जो है कॉटन पड़ी हुई है, अभी उससे हमने क्या बनानी है? क्लॉथ बनाने हैं। तो क्लॉथ बनाने हैं, वो हमारी इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल की। वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमारी क्या है? पार्टली फिनिश्ड है, अभी पूरी तरह बनके नहीं तैयार हुई,
पार्टली फिनिश्ड, पार्टली फिनिश्ड वो क्या आती है, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी हमारी बीच में है, ना तो वो फुल एंड फ्लेज फिनिश प्रोडक्ट है, ना ही वो रॉ मटेरियल है, यहीं पर है कहीं पर, रॉ मटेरियल से आगे और फिनिश प्रोडक्ट से पहले। ये क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। अभी हमारी प्रोग्रेस में ही है, अभी उस पर हम वर्क कर रहे हैं, वो हमारी क्या है, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया पर अभी तक हमारा अनसोल्ड है, वो क्या है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड्स, इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। जो गुड्स हम बनी बनाई परचेज करते हैं आगे सेल्स करने के लिए, वो हमारी क्या होती है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है फ्रेंड्स। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टू असर्टन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम इन द गोडाउन टुगेदर विद देयर क्वांटिटीज प्रिपेयर्ड। जितनी भी हमारे गोडाउन में क्वांटिटी पड़ी है उसकी हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। आल्सो द सेपरेट लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। केयर शुड बी टेकन दैट फॉलोइंग गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री। हमारी जो ये आइटम है ये हमने इंक्लूड नहीं करनी, नॉट इंक्लूडेड। किस पे, इन्वेंट्री पे, क्लोजिंग पे। कौन कौन सी, गुड्स विच हैव बीन सोल्ड बट रिमेन अनडिलीवर्ड। हमारी गुड्स सोल्ड तो होगी पर अभी हमने डिलीवर नहीं की। वो ये ना हो आप कल को क्या करो, इसको अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऐड ऑन कर लो, नहीं, वो गलत हो जाएगा। हमारी सेल तो होगी ना फ्रेंड्स। गुड्स परचेज एंड रिसीव बट विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। हमने परचेज भी कर ली और हमारी रिसीव भी होगी, पर अभी क्या है, हमने रिकॉर्ड नहीं की अपनी बुक्स में, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फॉलोइंग गुड्स शुड बी इंक्लूडिंग इन द लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कौन कौन सी गुड्स हम जो है इन्वेंट्री में इंक्लूड करते हैं। गुड्स सेंस टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अभी हमने क्या की, कस्टमर को सेल की, पर किस पे, रिटर्न बेसिस पे। सपोज यहां पे हमने कस्टमर को सेल की 14 डे रिटर्न बेसिस पे, तो 14 डे तक तो क्या करेगा, बिजनेसमैन इस गुड्स को अपनी इन्वेंट्री में शो करेगा कि ये जो हमारी इन्वेंट्री पड़ी है। पर 14 डेज के बाद जब ये हमारी फाइनल सेल बन जाएगी कि हाँ अब तो पता चल जाएगी ये हमें जो है गुड्स वापस नहीं आने वाली, क्योंकि हमारी जो रिटर्न पॉलिसी थी फ्रेंड्स, हमारी रिटर्न पॉलिसी ही 14 डेज की थी। 14 डेज के बाद बिजनेस कहता है मैं गुड्स वापस नहीं लूंगा। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो 7 डे आपके पास रखते हैं, 7 डे रिटर्न बेसिस। तो फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, 7 दिन तक उसको अपनी इन्वेंट्री में शो करते हैं कि ये हमारी गुड्स है, अभी हमारी फाइनल सेल्स नहीं हुई। जब 7 दिन का टाइम वो निकल जाता है, उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, वो सेल्स कर देते हैं, सेल में शो कर देते हैं, और जो इन्वेंट्री में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, गुड्स सेंड टू एजेंट फॉर सेल बट रिमेन लाइंग विद देम एज अनस्टोर्ड। हमने क्या किया, अपने एजेंट को गुड्स सेल करने के लिए भेज दी, पर अभी तक उसने जो है सेल की नहीं, अभी तक उसने सेल नहीं की, तो वो भी क्या है, हमारी इन्वेंट्री है जो कि अनसोल्ड पड़ी हुई है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। अब स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस है। स्टॉक रेफर ओनली टू द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। स्टॉक सिंपल क्या है, हम परचेज करते हैं रीसेलिंग के लिए, बस ये हम बना बनाया भी परचेज करते हैं। एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वेयर एज इन्वेंट्री इज ए वाइड टर्म विच इंक्लूड स्टॉक आल्सो। इन्वेंट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, फिनिश स्टॉक। जो इन्वेंट्री है वो ब्रॉडर टर्म है, इसमें एक पार्ट क्या आता है, स्टॉक आता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस यही है। स्टॉक होता क्या है हमारा, सिर्फ और सिर्फ रीसेलिंग पर्पस के लिए।
जबकि इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री ब्रॉडर टर्म है। इन्वेंट्री में क्या क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, सेमी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री और स्टॉक की खुद की इन्वेंट्री। जबकि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक हमारा जो रीसेल के लिए सिंपल, बस जिसको हमने बाद में सेल करना है, अभी हमारा सेल नहीं हुआ। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल। अब हमारे ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर बाय अ कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? जब हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज रेंडर करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, और हमें वो क्या है, अभी अमाउंट रिसीव होनी है, उनको क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में फ्रेंड्स क्या क्या आते हैं? जो ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स प्लस हमारे बिल रिसीवेबल दोनों इंक्लूड होते हैं। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है? ट्रेड रिसीवेबल। अब हमारे डेटर्स क्या होते हैं? जब भी फ्रेंड्स हम किसी को गुड्स जो है या फिर सर्विसेज है ऑन क्रेडिट सेल करें, उनको क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। सपोज यहां पे इफ गुड्स वर्थ ₹50,000 हैव बीन सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, ही विल बी कंटिन्यू टू रिमेन द डेटर ऑफ द बिजनेस सो लॉन्ग एज ही डज नॉट पे द फुल पेमेंट। वो हमारा तब तक डेटर बनेगा जब तक वो हमें जो है फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं कर देता। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है। कि बिजनेस ने जो है मोहन से पैसे लेने हैं। इसके ऑपोजिट अगर मान लो बिजनेस ने परचेज की ऑन क्रेडिट, यहीं पर ये अगर हमने मोहन से गुड्स परचेज की मान लो, तो हम मोहन को हम बुक्स में क्या शो करेंगे? एज अ क्रेडिटर। और ये क्रेडिटर हमारे कौन सी साइड शो होते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। जबकि डेटर कौन सी साइड होते हैं? एसेट साइड्स। हमने गुड्स सेल की क्रेडिट पे, दैट इज कॉल्ड डेटर्स। हमने गुड्स परचेज की क्रेडिट बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। उससे क्या होंगे? क्रेडिटर इंक्रीज होंगे। अब आ गया बिल रिसीवेबल। हमने मोहन को सेल की, बिल्कुल मोहन ने अभी हमें कुछ भी नहीं कहा कि मैं कब तक पैसे दूंगा। बिजनेसमैन ने क्या कहा? बिजनेसमैन ने कहा मेरे को भाई तू एक एश्योरेंस तो दिलवा कि तू कब तक पैसे दे देगा। तो वो क्या करता है? वो एक बिल ड्रॉ कर देता है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉ इट एंड गेट इट बैक आफ्टर इट एक्सेप्टेड फ्रॉम द ड्रॉइंग। Thus, bill receivable in an accounting term for bill of exchange drawn on debtor or C by way of endorsement from them. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिजनेस जो है ड्रॉ करता है किस पे? अपने डेटर्स पे। अब वो डेटर क्या है? वापस करता है, भेजता है किसको? बिजनेसमैन को, कि भाई मैंने तेरा बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तेरे को सपोज 3 मंथ बाद पेमेंट कर दूंगा। ये क्या होगी? रिटर्न एक्सेप्टेंस होगी डेटर की तरफ से, कि उसने रिटर्न में दे दिया कि मैं तेरे को 3 मंथ में पेमेंट कर दूंगा, तो रिटर्न एक्सेप्टेंस होगी। तो 3 मंथ के बाद क्या होगा? बिजनेस को एश्योरेंस होगी कि हमारी जो है 3 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट जो है हमें रिसीव हो जाएगी। जो बिल होता है वो क्या होता है? फ्यूचर डेट का होता है। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन ए बिल इज रिसीवेबल एट ए फ्यूचर डेट। बिल्कुल, ये फ्यूचर डेट के लिए हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिटर तो मैंने आपको करवा दिए। बिल पेएबल क्या है फ्रेंड्स? जैसे बिजनेस ने किसी अपने डेटर्स में बिल ड्रॉ किया, इसी तरह से अगर मान लो सपोज कर लो हमने किसी को पैसे देने हैं, तो वो भी तो हमारे पे बिल ड्रॉ करेंगे ना, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? वो हमारे लिए बिल पेएबल्स हो जाते हैं। हमने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं तेरे को 3 मंथ बाद पेमेंट कर दूंगा। प्रॉमिस कब करूंगा? जब मैं उससे गुड्स परचेज करूंगा। तो उसके लिए ये क्या हो, मेरे लिए क्या हो जाती है? रिटर्न एक्सेप्टेंस हो जाती है कि हाँ मैंने तेरे को रिटर्न में दे दिया कि मैं तेरे को 3 मंथ के बाद पेमेंट कर दूंगा। इससे क्या होती है? क्रेडिटर को एक एश्योरेंस हो जाती है कि हमारी 3 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट हमें मिल जाएगी बिजनेसमैन से। तो यहां पे ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल
और ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आते हैं, क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल्स, दोनों को मिला के क्या बनता है, दोनों को मिलाकर ट्रेड पेबल बनता है। नेक्स्ट हमारा आ गया कोस्ट। अब हमारी कोस्ट क्या है, कोस्ट कैन बी टर्म्स एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी एक ऐसी अमाउंट होती है जो हम गिवन अप करते हैं, जिसको हम छोड़ देते हैं, गिवन अप कर देते हैं, त्याग कर देते हैं किसी न किसी गुड्स और सर्विसेज के बदले। द रिसोर्सेज गिवन अप आर मनी और मनी इक्विवेलेंट एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ मनी। कोस्ट इज द अमाउंट of expenditure incurred on attributable to a specified thing or activity। यहां पे cost देख लो, cost of machinery will include purchase price, freight and installation expenses etc. Further, the expenditure may be actual or notional. The amount spent on the purchase of raw material is the actual amount, whereas notional expenditure is one which does not involve any cash outlay. Notional expenditure is conceptual and deemed to have been incurred. Rent or own factory or interest on own capital, ये हमारे क्या हो गए, नोशनल एक्सपेंडिचर, हमारे एक्चुअल में नहीं होते फ्रेंड्स। मान लो बिजनेसमैन, बिजनेस की खुद की प्रॉपर्टी है, बिजनेसमैन की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उसी में उसने बिजनेस जो है शुरू किया। अब बिजनेस के लिए वो क्या होता है, नोशनल एक्सपेंस होता है, उसमें कोई कैश आउटले नहीं होता, हमारा कोई कैश जार नहीं रहा होता, बस वो क्या है, एक नोशनल एक्सपेंस हम जो है बिजनेस में शो कर देते हैं कि हमारे ये इंकर्ड हो सकते थे अगर हम इसको किसी और बंदे से जो बिल्डिंग हायर पे लेते तो। नेक्स्ट हमारा आ गया वाउचर। अब वाउचर क्या होता है, वाउचर हमारा एक इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है विच प्रोवाइड दी ऑथराइजेशन टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने कोई फ्रेंड्स सेल की, अब उस सेल का कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि हमने किसको सेल की, हमारे कौन कौन से अकाउंट डेबिट हुए, कौन कौन से क्रेडिट हुए, ये सारा कुछ क्या होता है हमारे वाउचर्स पे मेंशन होता है। वाउचर क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिससे क्या पता चले, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन पता चलती है कि सच में ये हमारी जो ट्रांजैक्शन है एक्चुअल में हुई है। A separate voucher is prepared for each transaction and it specifies the amount to be debited, account to be debited or credited. The form of voucher vary from firm to firm since voucher are printed separately by different firm in their own name। बिल्कुल वाउचर जो फॉर्म के कोई स्पेसिमेन नहीं है इसका, हाँ कोई परफॉर्मा नहीं होता फिक्स्ड कि इसी तरह का वाउचर आपने बनाना ही बनाना है। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, बिजनेस किसी भी तरह का जो वाउचर्स यूज कर सकते हैं, तो ये फिक्स नहीं होते। वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट एंड ईच वाउचर इज नंबर्ड एंड काउंटरसाइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म। बिल्कुल, और ये हमारा फ्रेंड्स फुल एंड फ्लेज क्या है, चैप्टर भी है। ये कौन सा चैप्टर है हमारा, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, हमारा बुक का चैप्टर नंबर 8। डिटेल से करेंगे वहां पे। नेक्स्ट, डिस्काउंट। डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस ऑफर बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और डिडक्शन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। इट इज ऑफ टू टाइप। डिस्काउंट क्या है, जब हम कोई भी गुड्स सेल करते हैं उसका कुछ पोर्शन हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं उसके सेलिंग प्राइस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ सेलर, जब कोई भी सेलर अपने कस्टमर को एक फिक्स्ड परसेंटेज पे कोई चीज अलाउड करता है ऑन कैटलॉग प्राइस, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस और कैश मेमो इटसेल्फ फॉर द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स। बेसिकली फ्रेंड्स, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब हम हैवी सेल्स करते हैं, जब हमारा वॉल्यूम हाई होता है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, तब बिजनेस क्या करता है, उसको जो है ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर देता है। इसको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होता है,
इसको हम इनवॉइस या फिर कैश मीमो में से रिड्यूस कर देते हैं। जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं वो हम फिर क्या करते हैं, नेट अमाउंट से करते हैं। जैसे 1 लाख की हमने सेल की, उस पे 20% जो है ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया, तो जब हम फ्रेंड्स बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे कितने से करेंगे, 80,000 से। 20,000 का कुछ भी नहीं लेना देना हमें। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब हमें जो अपना परचेजर है वो कहता है कि मैं आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देता हूं, तो बिजनेसमैन क्या कहता है कि हाँ चलो प्रॉम्प्ट पेमेंट की तो मैं आपको कैश डिस्काउंट भी ऑफर करता हूं, कैश डिस्काउंट अलग से ऑफर कर देता हूं। आपने मेरे से हैवी क्वांटिटी भी परचेज की, प्लस आपने क्या की, आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट भी कर दी मेरे को कैश पे, तो मैंने कैश डिस्काउंट भी उसको दे दिया। फिर कैश डिस्काउंट हमारा बुक्स में रिकॉर्ड होता है, हम अकाउंटिंग इसकी एंट्री करेंगे, डिटेल से करेंगे। रिबेट, रिबेट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जिस कारण से हमने दिया है, कौन कौन से जो हमारे ये होते हैं फ्रेंड्स, उन सबको, उन चीजों को छोड़कर जो बाकी ये बचा उसके लिए हम क्या बोलते हैं, रिबेट देते हैं अपनी सेल के टाइम। सपोज हमारी जो है गुड्स एज पर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन नहीं बनी, मान लो मेरे को कोई ऑर्डर मिला था, कस्टमर ने मेरे को कहा कि आप क्या करो, इसके अकॉर्डिंग जो है गुड्स बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है, पर हुआ क्या, जब मैंने फाइनल गुड्स तैयार करके दी फ्रेंड्स कस्टमर को, तो उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो वो कहता है कि मैं तो परचेज ही नहीं करूंगा, अब मैं तो लूंगा ही नहीं गुड्स। तो बिजनेसमैन क्या कहता है कि बिजनेसमैन कहता है कि मेरा, अगर मान लो वो कस्टमर गुड्स नहीं लेगा, सपोज कर लो उसने 1000 का ऑर्डर दिया, अब ये तो हमारा 1000 का 1000 ही क्या हो गया, लॉस हो गया। अब मैं क्या कहूंगा कि मैं कहूंगा कि आप क्या करो, चलो आपकी जो है स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये तो मैं अपनी गलती मान लेता हूं, पर अगर आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो चलो मैं आपको क्या करता हूं, ये 1000 की गुड्स मैं आपको 900 में दे देता हूं। जो 100 रुपीज है वो क्या हो गया, रिबेट होगी। ट्रेड डिस्काउंट क्या था, जब कोई हमसे हैवी क्वांटिटी परचेज करता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट पे कर देते कि आप लोगों ने हमसे हैवी क्वांटिटी परचेज की, हमने आपको जो है ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अगर मान लो उन्होंने प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दी कैश पे, हमने उसको कैश डिस्काउंट भी दे दिया। रिबेट क्या है, जब कस्टमर ने कोई हमें ऑर्डर दिया और उसने स्पेसिफिकेशन भी बता दी कि आपने इस तरह की बनानी गुड्स, जब फाइनल बनके तैयार हुई फ्रेंड्स गुड्स हमारी, तो वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो बजाय कि 1000 का लॉस, जैसे यहां पे एग्जांपल थी 1000 का लॉस करने की बजाय बिजनेसमैन क्या कहता है कि आप रिबेट ले लो हमसे, आप हमें जो 100 रुपीज कम ही दे दो। तो उस केस में क्या करते हैं, हम रिबेट अलाउड करते हैं अपने कस्टमर को। जीएसटी, all indirect taxes like excise duty, sale tax, VAT, etc. have been merged into single tax known as GST। जब भी हम फ्रेंड्स कोई परचेज करते हैं, हम क्या पे करके आते हैं, हम इनपुट CGST पे करते हैं, या फिर SGST पे करते हैं, या फिर IGST पे करते हैं। अपने GST वाले चैप्टर में डिटेल से करेंगे। जब भी हम सेल करते हैं हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं आउटपुट CGST, SGST और IGST। ये क्या होगी, GST कलेक्शन। इनपुट क्या होगा, GST पेड। ठीक है, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स अब तो खत्म हो गए जब से GST आया हमारा। नेक्स्ट हमारा है एंट्री। एंट्री क्या है, When a transaction or event is recorded in the books of account, it is called entry। जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। Bad debts, it is the amount that become irrevocable from the debtors। Suppose
हमने डेटर से 10,000 लेने थे, वो कहता नहीं मैं तो सिर्फ और सिर्फ 9,000 ही दे सकता हूं, तो जो हमारा 1,000 क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। और ये हम क्या करते हैं, ये बिजनेस का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब कल को रिकवर होगा नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं पता, हम सिंपल क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में एंट्री पास आउट कर देंगे। इंसॉल्वेंट, अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन पोजीशन टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। जब एक बंदा इस पोजीशन में ना हो कि वो जो है अपनी जो है डेट को पे कर सके, वो क्या होता है, इंसॉल्वेंट। और सोल्वेंट क्या होता है, अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इन पोजीशन टू पे इट्स डेट। जो बंदा अपने डेट को पे कर सके वो क्या होता है, सोल्वेंट होता है। नेक्स्ट, स्टोर्स, हमारे स्टोर्स क्या है, The term store is used to denote material held by an enterprise for the purpose of consumption in the business and not for resale. अब जो ये स्टोर होता है फ्रेंड्स, ये रीसेल के लिए होता है, ये खुद की कंजम्पशन के लिए होता है। खुद की मींस बिजनेस की कंजम्पशन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोर्स। जैसे लुब्रिकेंट पड़ा हुआ है हमारे स्टोर में, या फिर मशीनरी के स्पेयर पार्ट पड़े हुए हैं, या फिर कोई पैकिंग मटेरियल के लिए पड़े हुए हैं, जो अभी हमने यूज नहीं किए, फ्यूचर में यूज करेंगे या फिर आने वाले टाइम में यूज करेंगे, वो हमारे क्या है, स्टोर्स है। रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मींस द इनकम ऑफ ए रेकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। जो हमारी किसी भी सोर्स से जो है रेकरिंग नेचर की इनकम जो है रेवेन्यू हमें रिसीव हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। बेसिकली रेवेन्यू क्या है, जो हम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज करके रिसीव करते हैं कस्टमर से। रिसीट ऑफ रेंट, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव एक्सेट्रा। रेवेन्यू इज रिलेटेड टू डे अफेयर ऑफ द बिजनेस एंड शुड आल्सो बी रेगुलर इन नेचर। As such, the amount of capital introduced by proprietor or borrowing is not treated, borrowing loan is not a revenue. जो प्रोप्राइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की या फिर बोरविंग की, वो हमारा रेवेन्यू नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है या फिर लाइबिलिटी होती है। पर जो गुड्स की सेल्स के टाइम में हमें रिसीव होता है या फिर सर्विसेज रेंडर करके हमें मिलता है, वो क्या होता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइजिंग फ्रॉम इट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इट इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ सर्विसेज। बिल्कुल, टर्नओवर क्या, टर्नओवर मींस टोटल सेल्स मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड। जो हमने एक पर्टिकुलर पीरियड में टर्नओवर की उसको क्या बोलते, जो टोटल सेल की है उसको क्या बोलते हैं, टर्नओवर। लाइव स्टॉक क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल सच एज कैटल, हॉर्स आर नोन एज लाइव स्टॉक, उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। जो हम डोमेस्टिक एनिमल या फिर कैटल रखते हैं, जिनकी डेयरी फार्मिंग होती है, जो डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करते हैं, उनके लिए कैटल क्या है, लाइव स्टॉक है। जो वो पशु रखते हैं। इन्वेस्टमेंट रेफर टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर्स और डिबेंचर ऑफ ए कंपनी विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग रिटर्न। अगर मान लो बिजनेस कोई भी थर्ड बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, किसके लिए, अर्निंग ऑफ रिटर्न। सपोज हमारा बिजनेस तो है गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम कॉटन में सेल और परचेज करते हैं, ये तो हमारा बिजनेस हो गया। पर अगर यही बिजनेस की हमने कुछ अमाउंट किसी में शेयर में इन्वेस्ट कर दी फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रिटर्न्स या अर्निंग प्रॉफिट, वो हमारे लिए क्या होगी, इन्वेस्टमेंट। हमने इनकम और जनरेट करने के लिए किसी थर्ड बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, ना कि खुद के बिजनेस में। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हमारी जो ये तो सारी अकाउंटिंग जो एक बार टर्म्स थी वो कंप्लीट होगी। पर यहां पे फ्रेंड्स मेरे को ना 2-3 अकाउंटिंग टर्म्स नहीं मिली, वो मैं आपको यहां पर वैसे ही करवा देता हूं। एक फ्रेंड्स हमारी टर्म होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए पर अभी हमने पे नहीं किए। जैसे हमारे जनवरी 2023 की सैलरी ड्यू हो जाती है, कब हो जाती है ड्यू, 1 Feb को। ये हमारी जो है ड्यू होगी,
हमने इंप्लॉइज को पे तो करनी थी, पर अभी तक हमने पे ही नहीं की। अगर फ्रेंड्स हम लोगों ने पे ही नहीं की इंप्लॉइज को, तो हम बिजनेस में उसको क्या शो करेंगे? एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, द अमाउंट विच इज ड्यू बट नॉट पेड, वो हमारी क्या होगी? आउटस्टैंडिंग। अब एक और क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस। ये फ्रेंड्स बुक में नहीं दी हुई, पर आपकी मोस्टली ये टर्म्स यूज होती हैं अकाउंट्स में। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? द एक्सपेंसेस विच आर नॉट ड्यू। अभी ये हमारे ड्यू नहीं थे बट पेड, हमने फिर भी पे कर दिए, वो हमारे क्या हो गए? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस की फ्रेंड्स बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम डेली यूज में देखें, हमारा फोन का रिचार्ज। जैसे मान लो हम 600 to 700 का रिचार्ज करते हैं, उसका बेनिफिट हमें 3 मंथ तक मिलता है। हमने पर पेमेंट कब कर दी? पेमेंट हम एडवांस में कर देते हैं, तो वो हमारे क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। इसका बेनिफिट हम 3 मंथ तक लेंगे। ठीक है। और देखता हूं, चलो मैं एक आधी और देखता हूं, अगर कुछ और बची है। मेरे हिसाब से तो यही 2 थी जो मेरे को नहीं मिली। फ्रेंड्स एक और मेरे ध्यान में आई जो है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? द इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, विच इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव। हमारी इनकम तो थी पर अभी हमें जो है ये रिसीव नहीं हुई, तो ये हमारी क्या होती है? एक्रूड इनकम। सपोज हमने जो है कमीशन लेना था किसी से, हमने जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड की या किसी थर्ड बंदे को प्रोवाइड की, उस पर हमें कमीशन मिलना था, पर अभी तक हमें वो कमीशन नहीं मिला। तो यहां पे मैंने बुक के अलावा कौन कौन सी कराई? एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक हमारे प्रीपेड एक्सपेंस, और जो थर्ड है ये फ्रेंड्स, थर्ड मैंने कौन सी करवाई आपको? एक्रूड इनकम, जो आपकी ये हमारी जो बुक में टर्म्स नहीं थी। इसके अलावा अभी तो चलो मेरे कोई और ध्यान में नहीं आ रही, अगर फिर भी मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में उससे बात आई तो मैं वहां पर भी आपको करवा दूंगा, वो कोई बात नहीं है। और फ्रेंड्स एक बात और, जिन बच्चों ने अभी तक ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया, तो वो लोग क्या करो? फॉर्म फिल कर दो जल्दी से जल्दी, और मेरे को selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर दो, ताकि मैं इन सभी बच्चों को जो फॉर्म फिल करते हैं मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर लूं। हमारी फ्रेंड्स 50 स्टूडेंट का ही बैच रहेगा, इससे ज्यादा नहीं मैं इंक्रीज करूंगा बैच को, और इनको पर्सनली अपने वॉच करूंगा। वैसे तो मैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं उसमें आपको सारी इलस्ट्रेशंस और सारी की सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहीं पर ही सोल्व करवाऊंगा, पर जो ये बैच वाले स्टूडेंट हो गए, इनका मैं अलग से जो है हर एक चैप्टर के बाद, हर एक टॉपिक के बाद क्या करूंगा? टेक्स्ट, जो हमारा टेस्ट होगा प्रॉपर, जो हमें एग्जाम में किस तरह से हमने करना है, जब हम इस बार अपीयर होंगे अपने एग्जाम में 2024 में। हमारा टारगेट क्या है? 120 प्लस मार्क्स का। तो अगर हम आज से ही सोच के चलेंगे हमने इस तरह से प्रिपरेशन करनी है या फिर इस वे से हमने तैयारी करनी है, तो ही हम जो है 120 मार्क्स को अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। नहीं तो फिर नहीं हमारा, अगर आज ही नहीं हमने कुछ सेट किया तो हमारा भी ये टारगेट भी अचीव नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। आज हमारा 2nd नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। आपके ये अभी थ्योरी की चैप्टर चल रही है, और जो हमारी क्लास का शेड्यूल होता है फ्रेंड्स, ट्यूसडे, थर्सडे और
सैटरडे का होता है। आपको एक एक दिन छोड़ के मैं आपको क्लास प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि डेली प्रोवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लेक्चर भी प्रिपेयर करना, उसको बाद में एडिट करना, फिर अपलोड करना, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है जॉब के साथ साथ। तो इसीलिए क्या है, 1 डे का गैप रखा हुआ मैंने। तो कोई ना, नेक्स्ट अगर हमें लगा कि हमारा 4 मंथ में जो है सिलेबस नहीं हो पा रहा कंप्लीट, तो आपकी संडे को भी जो है आपको लेक्चर प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा मैं। जहां पर भी मेरे को लगा कि यहां पे अब मेरे को संडे की भी क्लासेस शुरू करनी पड़ेंगी, संडे को भी आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया करूंगा। अभी हम स्टार्टिंग में क्या है, अपना जो ट्यूसडे का, थर्सडे का और सैटरडे की क्लास रखते हैं। नेक्स्ट आने वाले टाइम में हम इसको और इंक्रीज कर लेंगे अपनी क्लासेस को। एक बार आप शुरू करो, नेक्स्ट आप सारा कुछ मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। चलो, अगर आपको फ्रेंड्स लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और सेल्फ स्टडी ग्रुप को ज्वाइन भी जरूर करना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।